नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ और दिल्ली में कार्यरत हूँ। किसी वस्तु के महत्व को समझने के लिए कई तरह से उसको समझा जा सकता है। जब उसका नुकसान हो जाए, जब हम उसको हमारे हाथ से वो चीज़ निकल जाए, तब उसका महत्व पता चलता है। या कोई हमें रोग हो जाए, तब हमें समझ में आता है कि स्वस्थ शरीर का क्या महत्व है, स्वस्थ स्पाइन का क्या महत्व है। तो ये जो महत्व है साधारण लोग भी समझते हैं। इसके लिए साल में एक स्पाइन डे नियुक्त किया है, लेकिन इसका महत्व एक दिन में नहीं समझा जा सकता। वो तो एक प्रतीकात्मक दिन उसका निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन स्पाइन का महत्व आप जानते हैं पूरे जीवन पर्यंत होता है। छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत योगदान करती हैं स्पाइन के और हमारे शरीर के स्वास्थ्य में, उनसे आपको अवगत कराने के लिए जो है कई बार हम लोग बातचीत करते हैं और मैं प्रयास करता हूं कि आप उन विषयों में पता चले। स्पाइन शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और इसके दो हिस्से हैं, मेरुदंड और मेरुरज्जा, यानी कि स्पाइनल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड। कॉलम जो है हड्डियों का बना हुआ वो ढांचा है जिसमें हमारी नसें जाती हैं, और मेरुरज्जा उन नसों का नाम है। आज हम इस विषय पे बातचीत करना चाहते हैं कि स्पाइन क्या करती है और क्या हम करें कि वो स्पाइन वही काम अच्छी तरह से लंबे समय तक करती रहे, हमारी आयु के अंतिम समय तक ठीक से काम करती रहे। तो पहले तो ये समझते हैं कि स्पाइन करती क्या है। जैसा मैंने बताया, स्पाइन के दो हिस्से हैं, एक तो स्पाइनल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड। कॉलम जो है उस हिस्से को कहा जाता है जो हड्डियों से बनता है और सर के नीचे से लेके और हमारी जो पूंछ विलुप्त हो गई है वहाँ तक जाता है, मतलब कूल्हे के नीचे तक जाता है, और उसको हम स्पाइनल कॉलम या मेरुदंड कहते हैं। उसके अंदर जाने वाली नसें जो कि मस्तिष्क को बाकी सारे शरीर से जोड़ती हैं, उसको मेरुरज्जा कहा जाता है या स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो हमारे जीवन में या हमारे शरीर में स्पाइन क्या करती है? स्पाइन के हमारे लिए मुख्यतः 4 काम करने की भूमिका होती है। सबसे पहले तो स्पाइन हमारे शरीर की संरचना में योगदान देती है, और जैसे जैसे हमारा शरीर विकसित होता है, स्पाइन में भी बदलाव आते हैं, छोटे में अलग और बड़ी आयु में अलग। इसके अतिरिक्त हमारे मस्तिष्क से बनने वाली सभी नसों को बाकी शरीर तक पहुंचाने का काम भी स्पाइन या मेरुरज्जा के द्वारा या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। आप देख सकते हैं कि इस स्पाइन के अंदर हर स्तर पे एक एक नर्व बाहर निकल रही है दोनों तरफ। तो इससे यहाँ पे सर से जो नसें बनती हैं वो पीछे से स्पाइनल कॉर्ड की तरह जाती हैं और उसमें से एक एक नस निकल के पूरे शरीर तक पहुँचती है, हर अंग में पहुँचती है। स्पाइन जो है हमारे शरीर की संरचना में सहायता कैसे करती है? हमारे शरीर की संरचना की ये धुरी है या नींव है जिसको कहा जाए, एक्सिस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सब कुछ इसके ऊपर आधारित है। इसको अच्छी तरह समझा जा सकता है यदि आप देखें कि ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल मध्य में हमारी स्पाइन जाती है। तो हमारा हर अंग, हर हड्डी किसी ना किसी रूप से सीधे तौर पर या मिलके दूसरी हड्डियों से मिलके स्पाइन से जुड़ी होती है, स्पाइनल कॉलम से जुड़ी होती है, और ये निकलने वाली नसें जो हैं हर अंग का संचालन करती हैं। इसके अतिरिक्त बाकी शरीर, अगर हम सोचें कि हमारा शरीर इसके चारों तरफ बना हुआ है, तो पृष्ठभाग में मतलब पीछे की तरफ ये स्पाइन हमारे अंगों को सुरक्षा देती है। जो अंग हैं वो सब इसके सामने रहते हैं और पीछे से ये उनको एक हड्डी का कॉलम बना के सुरक्षा प्रदान करती है। तो शरीर की संरचना में योगदान और सुरक्षा। आप देखिए कि सर यहाँ पर है, पैर इसके नीचे हैं, सारा भार हमारे शरीर का जो है वो अंततः स्पाइन के द्वारा नीचे पैरों तक पहुँचता है। तो भार वहन के अंदर भी स्पाइन सहायता करती है। हमारी जो भार की रेखा होती है, यानी कि लाइन ऑफ वेट या लाइन ऑफ ग्रेविटी, दोनों में थोड़ा अंतर होता है लेकिन उसको एक ही तरह से समझा जा सकता है। वो भी लगभग कम से कम यहाँ तक तो बिल्कुल जो है स्पाइन की हड्डियों के सेंटर में, मध्य में जाती है।
इसके आगे फिर वो कूल्हे से होती हुई पैरों में यहाँ जाके विभाजित होकर दोनों पैरों में जाती है। तो भार का वहन भी जो है स्पाइन के द्वारा ही होता है। और इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रवाहकत्व का, यानी कि कंडक्शन का। प्रवाहकत्व कंडक्शन दो प्रकार का होता है। अभी जैसा मैंने बताया कि सारे शरीर का भार पैरों तक पहुंचाने का कंडक्शन जो है, वेट कंडक्शन, वो भी स्पाइन करती है। और मस्तिष्क से आने वाले संदेशों को, जिससे हमारा शरीर नियंत्रित होता है, हर गतिविधि या क्रिया जो है शरीर की वो नियंत्रित होती है, वो नसों के द्वारा कंडक्शन, यानी कि विशेषकर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जो हमारे संदेश होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वाले संदेश होते हैं, वो इन नसों के द्वारा बाकी शरीर में पहुंचते हैं। तो मूलभूत नियंत्रण, भारवहन, प्रवाहकत्व संदेश का और सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को एक आकार देना, हर क्रिया में शरीर के एक योगदान करना, वो स्पाइन का काम है। यह काम धीरे धीरे शुरू होता है और आयु के साथ साथ बदलता रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो खड़ा नहीं होता, बैठता भी नहीं है। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है वैसे वैसे जो है हमारी स्पाइन भी उसी के अनुसार बढ़ती है और अपनी अपनी भूमिका करने लगती है। माँ के पेट में बच्चा बिल्कुल यूँ ऐसे होता है, यूँ। जब निकलता है पेट से बाहर तब धीरे धीरे वो सीधा होना शुरू करता है। जब बैठता है तो उसकी गर्दन को जो है संभालना पड़ता है, सिर का भार, उसकी वजह से जो दबाव पड़ता है उससे हमारा पहला कर्व बनता है, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल कर्व, यानी कि लॉर्डोसिस, सर्वाइकल लॉर्डोसिस। फिर जब बच्चा खड़ा होने लगता है, कब मेरे ख्याल से 10 महीने पे लगभग सभी बच्चे जो हैं सहारे के साथ या बिना सहारे के खड़े हो जाते हैं, तब शरीर का भार पूरा पैरों तक जाता है और उससे जो है हमारा ये कूल्हे का, कमर का हिस्सा जो है, वहाँ पे भी लॉर्डोसिस होता है। तब हमारी स्पाइन जो है ऐसी सीधी नहीं होती है, थोड़ा गर्दन में सामने की तरफ झुकी हुई और कमर में यहाँ ऐसे आगे कोई झुकी हुई होती है। उसके बाद कूल्हा होता है। इस कूल्हे में भी ये जो हड्डी है जिसको सेक्रम कहते हैं, और नीचे ये जो कॉक्सिस का टुकड़ा जो है, ये हमारी विलुप्त हुई पूंछ है, जानवरों में होती है, हमारे यहाँ भगवान ने इसको हटा दिया है। ये सभी स्पाइन के हिस्से ही माने जाते हैं। तो ये जो 4 कार्य हमने देखे स्पाइन के, इनके करने में हर हिस्से का योगदान होता है अपनी विशिष्ट प्रकार से। सिर का भार मुख्यतः सर्वाइकल स्पाइन यानी कि गले की स्पाइन में होता है। इसके चारों तरफ पसलियां होती हैं, जिससे हमारे शरीर में हृदय, फेफड़े और अन्य अंगों को सुरक्षा मिलती है और उनका फेफड़ों का फूलना और निश्वास का मतलब सांस को निकालना, अंदर लेना, वो सब कार्य पसलियों के द्वारा और स्पाइन की सहायता से होते हैं। फिर यहाँ से और नीचे तक, बल्कि और नीचे तक पेट का और पेल्विस का हिस्सा होता है, जिसके अंदर हमारे पाचन के अंग, पेट, उदर, अमाशय या पैंक्रियाज और स्प्लीन, लिवर, ये सब होते हैं, किडनी होती है। तो इनको भी किसी सीमा तक सुरक्षा जो है वो स्पाइन के इस हड्डी के ढांचे से मिलती है। दिमाग से या मस्तिष्क से जो नसें आती हैं, वो मैंने बताया इन नसों के द्वारा पूरे शरीर तक पहुंचती हैं। शरीर में जो हम अनुभूति होती है, हमको जो हमें आभास होता है, जैसे हम छूते हैं तो हमको पता चलता है कोई छू रहा है, वो आभास या अनुभूति जो है वापस मस्तिष्क तक इन्हीं नसों से जाती है। और उसके बाद क्या क्रिया करनी है, जैसे अगर कोई चीज़ गर्म यहाँ छूती है तो हम हाथ हटाने की क्रिया करते हैं। उस हटाने की क्रिया को जो है कार्यान्वित कौन करता है? इन्हीं नसों के द्वारा निर्देश आने पे मांसपेशियाँ करती हैं। तो हमारी क्रिया या हर क्रिया, हर गतिविधि जो है इन्हीं नसों के द्वारा संचालित होती है। इसके अतिरिक्त इसमें 3 प्रकार के काम होते हैं इन नसों से। मांसपेशियों के द्वारा चलाना या मोशन, दूसरा सेंसेशन या अनुभूति, तीसरा जो है वो होता है ऑटोनॉमिक, जिससे हम अपना पसीना आना और सर्दी या डर लगने पे जो है ये बालों का खड़ा हो जाना या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इन्हीं नसों के द्वारा होती हैं। इसके अतिरिक्त नसें सिर्फ या मस्तिष्क सिर्फ 2 काम कर सकते हैं, एक तो क्रिया और दूसरे ग्रंथियों द्वारा निकले हुए हार्मोन का संचालन करना। आपने हमारे किसी वीडियो में देखा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है, मुख्य ग्रंथि है हमारे
नाक के ऊपर और बिल्कुल मध्य में शीर्ष के, वो शरीर के सारे हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। और उन हार्मोन्स से क्या होता है ये एक अलग विषय है और उसके ऊपर एक वीडियो आपको उपलब्ध है। जहाँ तक संरचना का सवाल है, अभी हम लोगों ने देखा कि सारा शरीर, चाहे वो हाथ की ये हड्डी हो, लेकिन है तो जुड़ी हुई ना। अगर यहाँ से ना जुड़ी हुई हो तो वो मांसपेशियाँ जो यहाँ से जुड़ी हैं यहाँ तक, यहाँ से जुड़ी यहाँ तक, और ये जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ हाथ में होती हैं, उन सभी का इनडायरेक्ट कनेक्शन, मतलब सीधा नहीं, परोक्ष रूप से जो जोड़ है वो स्पाइन से जुड़ा हुआ है। बिना इसकी ये हाथ चलना मुश्किल है। हम खड़े हुए हैं, इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमारी स्पाइन सीधी है, हमारे शरीर के भार को विभाजित करके दोनों पैरों में समान रूप से पहुंचा रही है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सहारे से हम खड़े हुए हैं। तो ये तो हुई हमारी संरचना का कार्य स्पाइन द्वारा। अब जब हमने समझ लिया है कि हमारे शरीर में और हमारे जीवन में स्पाइन का या मेरुदंड और मेरुरज्जा का क्या महत्व है, क्या उसकी भूमिका है, तो अगला प्रश्न होता है कि क्या करें हम लोग जिससे कि हमारे स्पाइन जीवन भर अच्छी तरह से वो 4 कार्य करती रहे जिसके लिए वो बनी है। संरचना को बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर को आकार देने के लिए, भार वहन के लिए, मांसपेशियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस सब के लिए स्पाइन का मजबूत होना, सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। इसको मजबूत या सुदृढ़ करने के लिए सामान्य ज्ञान की बात है कि हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो पौष्टिक भोजन की, और दूसरे व्यायाम द्वारा या कार्यशीलता के द्वारा उसको सुदृढ़ रखने की, स्वस्थ रखने की। पौष्टिक भोजन वो होता है जो किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए, उसके शरीर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। जो भोजन मेरे लिए पौष्टिक है वो आवश्यक नहीं है कि किसी दूसरे के लिए पौष्टिक हो। आपने शायद हमारे कुछ लेक्चर्स देखे होंगे या सेंटर में जो हम बात करते हैं वो सुना होगा कि पौष्टिक भोजन आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या उपलब्ध है भोजन के रूप में, इस पे निर्भर करता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर हम भोजन करते हैं तो वह पौष्टिक भोजन होगा। इसी तरह से प्रोटीन बहुत खाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रोटीन जो है मैदान वाली जगहों पे, मैदानी जगहों पे अलग प्रकार का होता है। समुद्र किनारे मछली सबसे अच्छा प्रोटीन। तो पौष्टिक भोजन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जीवन के समय अलग अलग होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमको वो सारा भोजन करना क्या है। हमने खा लिया बड़ा अच्छा पौष्टिक भोजन, लेकिन जो कहते हैं ना हमेशा से कि शरीर में खाना लगे तो वो जो हम पौष्टिक भोजन कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा तो हो हमारी स्पाइन को और बाकी स्वास्थ्य में। इसके लिए उसको पचाना जरूरी है, और पचाने के बाद उसका शरीर में प्रयोग होना बहुत आवश्यक है। दोनों चीज़ें आवश्यक है, पौष्टिक भोजन भी आवश्यक है और उसको पचा के उसका प्रयोग करना भी आवश्यक है। यदि हम सिर्फ पौष्टिक भोजन खाते रहेंगे तो वो शरीर को नुकसान करेगा। उसको हमें व्यायाम द्वारा खर्च भी करना है। हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी स्पाइन स्वस्थ रहे? बहुत ज़्यादा पौष्टिक भोजन या बहुत कम पौष्टिक भोजन, दोनों गलत है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रोटीन या बहुत कम प्रोटीन, दोनों गलत है। बिल्कुल फैट ना खाना, जैसा आजकल बीच में फैशन चला था नो फैट, वो भी गलत है। और ज़रूरत से ज़्यादा तर माल खाना भी गलत है कि घी से लवा आप खाना खाएं। इसी तरह से विटामिन आप प्राकृतिक स्रोत से लें या गोली से खाएं, लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार खाएं। कुछ विटामिन जो हैं वो वसा यानी फैट सॉल्युबल होते हैं। यदि हम उनका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन कर लेंगे तो उनसे हमें नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के यदि हम स्वस्थ रहने की प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे इन चीज़ों को ध्यान में रखकर भोजन करें। काम आदमी अपने व्यवसाय, अपने रहने की जगह, अपनी आयु के हिसाब से करता है, लेकिन इतना कार्य और इतनी क्रिया अवश्य करनी चाहिए कि जो हम खा रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके। सिर्फ हड्डी भर मजबूत कर लेने से स्पाइन स्वस्थ नहीं रहेगी। उसके चारों तरफ की मांसपेशियां, लिगामेंट्स, इन सभी को जो है, तंतु जो है, उनको भी स्वस्थ रहना पड़ेगा।
और उनके लिए विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो एक संतुलन है कि कितनी शर्करा या कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना वसा या फैट होना चाहिए, उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। किसी एक प्रकार के खाने से ठीक नहीं रहेगा। अंगों की सुरक्षा के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्पाइन की। तो ये तो स्पष्ट है कि यदि हमारी स्पाइन स्वस्थ होगी, मजबूत होगी, दृढ़ और सुदृढ़ होगी, तो अंगों को अधिक सुरक्षा अधिक समय तक दे पाएगी। दैनिक जीवन की समस्याओं से जूझते जूझते हम लोगों का ध्यान जो है ना तो पौष्टिक भोजन पर जाता है, ना जो है व्यायाम पे जाता है, ना इस बात के संतुलन पे जाता है कि हम सभी चीज़ें एक अनुपात में खाएं। फैट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का एक निर्धारित अनुपात होता है शरीर में, उसके हिसाब से हमको खाना चाहिए। यदि वो अनुपात या संतुलन बिगड़ जाता है तो हमको नुकसान करेगा। कुछ चीज़ों का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि आयु जब बढ़ती है तो हमारी हड्डियां कम जो है वो शिथिल हो जाती हैं। शिथिल क्यों हो जाती हैं? क्योंकि आप एक उदाहरण लें तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। सब लोग आजकल जो है एक फैशन सा हो गया है कैल्शियम की गोली खाना, विटामिन D3 लेना, ताकि हड्डियां जो है मजबूत रहें। तो यदि हम कैल्शियम खाते रहेंगे तो वो जाके कहाँ चिपकेगा हमारी हड्डी में? हड्डी बनती है प्रोटीन और कैल्शियम दोनों के संयोग से। तो प्रोटीन जब तक नहीं होगा तो कैल्शियम चिपकेगा काहे पे जाके? ये एक बड़ी रोचक स्टडी करी गई थी जिसमें ये पाया गया कि साहब महिलाओं को जो है कैल्शियम की पूर्ति होनी चाहिए, विशेषकर जो है मीनोपॉज या रक्तस्राव जब खत्म हो जाता उस समय उनकी हड्डियों को जो है, क्योंकि ईस्ट्रोजन कम होता है तो कैल्शियम कम हो जाता है, इस वजह से जो है उनको कैल्शियम उस समय देना चाहिए। दिया गया, खूब व्यापक उसका प्रचार हुआ और खूब कैल्शियम खाया महिलाओं ने उस अधेड़ावस्था की उम्र में। और फिर ये पाया गया कि उनमें बजाय हड्डियां मजबूत होने के, फ्रैक्चर होने के संभावना बढ़ गई। क्या पाया गया कि साहब प्रोटीन नहीं खाया, इसलिए वो कैल्शियम जाके हड्डियों के सतह पे जमा हो गया। उससे वो लचीली और मजबूत होने के बजाय अकड़ गई और टूटने लगी। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जब वो स्वयं स्वस्थ नहीं होगी स्पाइन, तो बाकी हमारे शरीर को कैसे सुरक्षा प्रदान करेगी? सुदृढ़ करने के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता है, और यदि उसमें क्रिया नहीं होगी, हम झुकेंगे नहीं, बैठे बैठे सब कुछ करने का प्रयास करेंगे, तो वो ठीक से हमारे शरीर में लगेगा नहीं। जो साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं ना, बड़े बूढ़े भी कहते हैं वो खाता तो है, खाता तो हूँ, लेकिन वो लगता नहीं है शरीर में। लगेगा तब जब आप उसका प्रयास करेंगे। बड़ी आयु में ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे, अधिकतर लोगों को, कि वो थोड़ा सा कमर से झुकने लगते हैं। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाते हैं और वो ये माना जाता है कि तो ये तो वृद्धावस्था है, इसमें तो झुकना ही है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। यदि आप नहीं झुकना चाहते तो क्या चीज़ मजबूत होनी चाहिए? आपकी स्पाइन मजबूत होनी चाहिए, वहीं से तो झुकता है ना व्यक्ति। तो उसको मजबूत करने के लिए वो सभी चीज़ें करनी है जो हम अभी आपस में बातचीत कर रहे थे। पौष्टिक भोजन, व्यायाम, कैल्शियम के साथ प्रोटीन और बाकी विटामिन और मिनरल्स भी आवश्यक हैं। स्पाइन को कई बार जब नुकसान होता है, हानि होती है उसकी चोट लगने से या किसी और कारण से, या रोज जो हम लोग कार्य करते हैं उससे जो उसमें नुकसान हानि होती है, तो हमने देखा है बहुत सी परेशानियां समस्याएं आ जाती हैं, जिसमें स्पॉन्डाइलोसिस करके है, जिसके अंदर आसपास के तंतु कमज़ोर हो जाते हैं। जो हड्डियों के बीच की डिस्क है वो आगे पीछे हो जाती है, पीछे हो जाए तो नसों को दबाती है, जिससे दर्द और पीड़ा होती है। हाथों पैरों के कार्य करने में अवरोध होता है। तो वो चीज़ें जो है वो इसी कारण होती हैं क्योंकि हमारी स्पाइन जो है वो उन चीज़ों को झेल नहीं पा रही जिनसे हमारी दिनचर्या होती है। लेकिन इसके लिए क्या करा जाए? यदि हम किसी चीज़ को रख दें बड़े समय के लिए, उसका उपयोग ना करें, तो वो निश्चित रूप से जब हम उसका उपयोग करने का चेष्टा करेंगे तो वो नहीं काम करेगी, अकड़ गई है। लेकिन यदि हमें अपनी स्पाइन को लगातार लंबे समय तक काम में लाना है तो न सिर्फ उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा, उसका लचीलापन भी बना के रखना पड़ेगा।
यदि हम बिना झुके, बिना व्यायाम करे अपने स्पाइन को रखेंगे तो जिस समय हमें उसकी आवश्यकता होगी झुकने की या उससे काम लेने की, तब वो काम नहीं करेगी और उसमें फिर जो भार वहन है उसके कारण, यानी कि जो हमारे शरीर का भार सहती है स्पाइन, उसके कारण अपने ही भार से, शरीर के भार से हमारी डिस्क पे प्रभाव पड़ेगा, जोड़ों पे, स्पाइन के जोड़ों पे प्रभाव पड़ेगा और डिस्क इत्यादि जैसी बीमारियां होंगी। शरीर में जो नसें होती हैं, जो मस्तिष्क में बनती हैं और स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जा के द्वारा बाकी शरीर तक जाती हैं, वो दोनों तरह से काम करती हैं। मतलब उसमें जो संदेश होते हैं उनका आवागमन भी होता है और निर्गमन भी होता है, आती भी हैं, जाती भी हैं। लेकिन यदि हमारी उंगली के पास कोई गर्म चीज़ है या कोई चीज़ जो है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, तो उसका जो आभास है वो भी हमारे मस्तिष्क तक जाता है उन्हीं नसों के द्वारा। तो वही नस संदेश लाती भी है और संदेश ले भी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुभूति हमको हो रही है, मान लीजिए हमको अनुभूति हो रही है पीड़ा की, उस पीड़ा को हमारा मस्तिष्क पहचान रहा है कि इस अंग में, इस जगह पर पीड़ा हो रही है। यदि हम उसी नस के द्वारा एक ऐसा संदेश भेजें कि ये पीड़ा कम हो गई, तो वो उसका उपचार हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। इसी नियम के अधीन एक्यूप्रेशर की प्रणाली होती है। शरीर में कुछ ऐसे बिंदुओं को वो पहचानते हैं जहाँ पे दबाव डालने से या प्रेशर करने से या सुई की नोक से उसको स्टिमुलेट करने से, उसको कहा जाए तो जगाने से, तो इन दो तरह से, प्रेशर से और सुई की नोक को वहाँ पे चुभाने से, दोनों से जो अनुभूति होती है वो एक ऐसा संदेश लेके जाती है मस्तिष्क में कि हमारी पीड़ा कम हो गई। इस प्रणाली को बहुत प्रभावी रूप से उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। कई देशों में इसका प्रचार और प्रचलन बहुत अधिक है। कोई व्यक्ति यदि 5 फुट 6 इंच का है तो स्टडी करके, अनुभव से, सब तरह से ये पाया गया कि उसका वजन लगभग 70 किलो, 72 किलो होना चाहिए, 65 किलो होना चाहिए, जो भी है, जो भी एक सही मात्रा हो भार की। उसी के अनुरूप और उसी के अनुपात में हड्डियाँ इतनी मजबूत बनाई गई, मांसपेशियाँ वैसी बनाई गई, हमारे शरीर की संरचना करी गई। विशेषकर हमारी स्पाइन जो है, जो कि शरीर का सारा भार लेती है और विभाजित करके दोनों पैरों तक पहुंचाती ताकि हम खड़े हो सकें, चल सकें, तो वो एक अनुपात में होता है। अब इसी काया के ऊपर, इसी काठी के ऊपर यदि हम 200 किलो वजन जमा दें तो क्या होगा? भारतीय लोगों के अंदर जो ऊंचाई होती है वो आम, उसमें पुरुषों की लगभग 5 फुट 6 इंच, एकदम सही चीज़ तो नहीं बता पा, 5 फुट 6 इंच के लगभग साधारण माना जाता है, और महिलाओं में 5 फुट 1 इंच 2 इंच तक सामान्य ऊंचाई मानी जाती है, और इसी अनुपात में उनका भार होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? हमारे शरीर का जो भार है वो भी एक अनुपात में और एक संतुलन में रहना चाहिए। यदि बहुत अधिक हो जाएगा तो भी हानिकारक है, और यदि बहुत कम होगा तो भी हानिकारक है। बहुत कम होने पे हमारे मांसपेशियां कम होंगी, शरीर में पौष्टिक तत्व कम हो जाएंगे और हमारी प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी वो प्रभावित होगी और हमें रोग जल्दी जकड़ेंगे, ज़्यादा तीव्रता से हम रोगी बनेंगे और हानि उठाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत योगदान करती हैं स्पाइन के और हमारे शरीर के स्वास्थ्य में, उनसे आपको अवगत कराने के लिए जो है कई बार हम लोग बातचीत करते हैं। हम सब जानते हैं कि यदि हमको ज्वर हो जाए या बुखार हो जाए तो हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, और या ठंड लग जाए तो भी शिथिल हो जाता है। सर्दी में कौन काम करना चाहता है बाहर निकल के? तो शरीर का एक तापमान निर्धारित है, उसके आसपास होने से हमको अच्छा लगता है और हम अपना कार्य कर पाते हैं। दूसरी चीज़, न सिर्फ एक वैज्ञानिक तौर पर हम तापमान को निर्धारित करें, बल्कि अच्छा एक आभास हो हमको। तो ये आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमारा शरीर गर्म होता है या हम किसी हल्के से गर्म वातावरण में होते हैं, जैसे सर्दी के अंदर कोई ख़ास
कोई विशेष अंतर नहीं होता तापमान में बाहर और कमरे के अंदर, जब तक कि उसको गर्म ना करा जाए। लेकिन हमें घर के अंदर जाके एक आभास होता है, जैसे ही हम गर्म कर लेते हैं कमरे को, कि एक सुरक्षा का आभास होता है। तो गर्म रहना जो है वो किसी हद तक एक सुरक्षा का आभास देता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में योगदान देता है। तापमान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। इसके अतिरिक्त बीच में हार्मोन के ऊपर जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो हमने बताया था कि शरीर को विकसित करने के लिए जो हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन जिसको कहा जाता है, वो शरीर में सबसे ज़्यादा तब बनता है जब हम सोते हैं। और हमारे शरीर में जो दैनिक रूप से हानि होती है विभिन्न प्रकार की, बहुत मामूली हानि होती है, लेकिन जब वो सालों तक होती रहती है तो उसका दुष्प्रभाव हो जाता है। तो वो जो रोज़ दैनिक हानि होती है हमारे शरीर को, उसकी देखभाल कब करी जाए? या तो हम छोड़ दें कि जब हम 50 साल के 60 साल के हो जाएंगे तब जाके एक बार में कर लेंगे। अधिक समझदारी की चीज़ ये है कि जो आज हानि हुई है हम किसी सीमा तक उसकी भरपाई आज ही कर दें। निद्रा, स्लीप, सोना दोनों तरह से आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। सोते समय हमारा शरीर जो है निश्चल होता है, हमारा हृदय थोड़ा धीरे काम करता है, फेफड़े थोड़ा कम तेज़ी से चलते हैं, हमारे मांसपेशियों को आराम मिलता है, हमारी हड्डियों को आराम मिलता है, जोड़ों को आराम मिलता है और जैसा मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन निकलता है। तो इस सब चीज़ों की वजह से निद्रा या स्लीप या सोना हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भी देखें तो हमारे मन को काफ़ी शांति मिलती है, हम लोग सोने के बाद उठते हैं। हमारे शरीर के काम करने के अंदर शरीर से मस्तिष्क को और मस्तिष्क से बाकी शरीर को जाने के लिए संदेशों की आवश्यकता होती है। ये संदेश दो प्रकार के होते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल यानी कि बिजली की तरंगों द्वारा, या रसायन के द्वारा। तो रसायन के द्वारा जो होते हैं वो मुख्यतः कैसे जाते हैं? रक्त के द्वारा या खून के प्रवाह के द्वारा वो रसायन हमारे बाकी शरीर में पहुंचते हैं। बिजली के जो संदेश होते हैं वो नसों के द्वारा, जो स्पाइन से हर स्तर पे एक निकल रही थी नस, मैंने दिखाया था, उस तरह से जाते हैं। जो रासायनिक तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर को निर्देश या संदेश मिलता है या हम मस्तिष्क को देते हैं, वो रासायनिक तत्व जो हैं रक्त के साथ बहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रक्त का प्रवाह हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आप सब समझते हैं, हर तरह से समझते हैं, हृदय के लिए भी, मस्तिष्क के लिए भी और किडनी के लिए भी, मतलब गुर्दे के लिए भी। तो रक्त का प्रवाह एक तो साधारण चल रहा है, आपकी किसी चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक आप हैं तब तक चल रहा है। लेकिन उसको अच्छा और कैसे करा जाए ताकि वो अच्छी तरह से चले और ज़्यादा लंबे समय तक अच्छा चले, उसके लिए हम लोग बिना जाने हुए भी बहुत सी चीज़ें करते हैं। जैसे मालिश करना। मालिश करने से जब आप मांसपेशियों को सहलाते हैं या थोड़ा जोर से करते हैं तो होता क्या है, वहाँ पे रक्त का प्रवाह अच्छा होता है। थकी हुई मांसपेशियों में जो लैक्टेट नाम का रसायन जमा हो जाता है वो बह जाता है, या चोट लगने के बाद जो प्रोटीन पी जिससे पीड़ा होती है, उस प्रोटीन पी का बहाव या उस पीड़ा वाली जगह से हटा देने से पीड़ा कम हो जाती है। तो रक्त का प्रवाह जो है मांसपेशियों में थकावट कम करता है और पीड़ा को कम करता है। इसी तरह से तापमान हमारे शरीर का संतुलित होना चाहिए। उस तापमान को पूरे शरीर में संतुलित रखने के लिए भी रक्त के प्रवाह का एक योगदान है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे विश्व में एक संस्था बनाई गई, जो जैसा हम जानते हैं स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों पे आपको जानकारी देना, आपको अच्छी चीज़ों से अवगत करवाना या कुछ ऐसे निर्देश देना जिनसे एक बड़े स्तर पर जनमानस को लाभ हो। स्पाइन के महत्व को देखते हुए साल में एक दिन वर्ल्ड स्पाइन डे की तरह निर्धारित करा है। मैं ये मानता हूँ कि स्पाइन का महत्व इतना अधिक है कि साल में एक दिन उसके लिए निर्धारित करना प्रतीकात्मक हो सकता है लेकिन सही नहीं है। स्पाइन हर दिन का विषय है, प्रतिदिन का विषय है और उसका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए मुझे हर्ष होता है बताते हुए कि सीराजेम कंपनी जो है वो न सिर्फ एक दिन यानी वर्ल्ड स्पाइन डे नहीं,
वर्ल्ड स्पाइन मंथ मनाती है और वो भी साल में 2 बार। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्पाइन का कितना महत्व है और क्या क्या प्रयास होते हैं स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए, उसको अच्छी तरह से रोग मुक्त और लंबे समय तक कार्यशील रखने के लिए। धन्यवाद।